हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार और मैं SKL स्टडी व्यासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार प्रकट करता हूं। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल SKL स्टडी व्यासी पर आज हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप अब तक की वीडियो लगातार देखते चले आ रहे हैं। सारी की सारी वीडियो हमारी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसमें, और आप सभी छात्र छात्राओं से मैं बहुत ही निम्न निवेदन करूंगा कि आप मेरी हर एक वीडियो को देखें और हर एक वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में उन वीडियो से काफ़ी हेल्प हो सके। और मेरी हर एक वीडियो का हर एक टॉपिक किसी ना किसी सेट में जरूर फंसेगा, ये 101% गारंटी में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और टॉपिक है हमारा दो तरंगों का व्यतिकरण। आज हम व्यतिकरण के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर व्यतिकरण क्या होता है। तो बेटा, व्यतिकरण क्या होता है, ध्यान से समझना व्यतिकरण को। जब एक ही माध्यम में दो तरंगें एक साथ चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, तो उनके अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है बेटा कि विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक है ना। इसी घटना को हम लोग कहते हैं क्या, व्यतिकरण, ठीक है ना। तो जब दो तरंगें, समझ में आ रहा है ना बेटा, जब दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में समान आवृत्ति से चलती हैं, तो विभिन्न अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होता है बेटा कि विभिन्न बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होती है वो उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं व्यतिकरण। तो देखो हम किस प्रकार से यहाँ परिभाषा लिखेंगे। जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ जब समान आवृत्ति की दो तरंगें, ठीक है ना बेटा, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें, ठीक है ना बेटा, दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण सिद्धांत से विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। ठीक बेटा, इस प्रकार से हमें इसमें परिभाषा लिखनी है। जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के सिद्धांत से विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उनकी अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। इस घटना को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें, ये बात समझ में आई। अब यहां पर व्यतिकरण दो तरीके से पढ़ेंगे हम। एक संपोषी व्यतिकरण होता है हमारे पास और एक विनाशी व्यतिकरण होता है बेटा।
तो संपोषी व्यतिकरण कहाँ होता है कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता बेटा अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, वहां पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता बेटा न्यूनतम होती है यानी कि कम होती है, वहां पर होता है हमारा विनाशी व्यतिकरण। ठीक है ना। तो इस बात को भी हम यहाँ नोट पॉइंट में लिख के चलेंगे। नोट पॉइंट में नंबर 1, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक होती है वहां संपोषी व्यतिकरण होता है। और पॉइंट नंबर 2, जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक बेटा। तो जिन बिंदुओं पर तीव्रता क्या है बेटा अधिकतम होती है, वहां पर हमारा कौन सा व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं पर बेटा तीव्रता न्यूनतम होती है, वहां पर कौन सा व्यतिकरण होता है, हमारा विनाशी व्यतिकरण होता है। ठीक है ना। इस बात को सभी ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ व्यतिकरण की परिभाषा दी है। ठीक है ना। अब हम व्यतिकरण का व्यंजक स्थापित करेंगे, यानी कि इसके व्यतिकरण का सूत्र निकालेंगे। तो ध्यान रहे बेटा, व्यतिकरण का सूत्र निकालने के लिए आपको, जब मैंने बताया आपको कि जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक साथ चलती हैं और एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है ना। कितनी तरंगें बेटा, दो तरंगें। तो जैसे मान लीजिए कि अपने पास दो तरंगें, पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं यहाँ पर, परिणामी व्यंजक, ठीक है ना, ये है। तो जब दो तरंगें बेटा, जैसे मान लीजिए यहां से दो तरंगें जा रही हैं, तो एक तरंग ये है अपने पास और एक तरंग ये है। जब दो तरंगें एक साथ एक ही आवृत्ति से और एक ही डायरेक्शन में यानी एक ही दिशा में जा रही हैं, तो यहां पर क्या होगा बेटा कि पहली तरंग का विस्थापन हम लोग मान ले रहे हैं कितना है, y1, और दूसरी तरंग का विस्थापन मान ले रहे हैं हम लोग y2। पहली तरंग का आयाम मान ले रहे हैं हम लोग a1 है और दूसरी तरंग का आयाम मान ले रहे हैं हम लोग a2 है। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर दो तरंगे हैं, तो मैंने एक तरंग का विस्थापन दिखाया y1, यानी पहली तरंग का विस्थापन y1 दिखाया, दूसरी तरंग का विस्थापन मैंने बेटा y2 दिखाया, और पहली तरंग का आयाम a1 माना है और दूसरी तरंग का आयाम मैंने बेटा a2 माना है। तो हम यहाँ पर देखो किस प्रकार से हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। माना, ऐसे हम इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं परिभाषा, माना समान आवृत्ति की, जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं, तब उनके विस्थापन y1 व y2 तथा आयाम a1 व a2 हैं, और इनके बीच कलांतर फाई हो तो, ठीक है ना। अब ये दो तरंगे हैं, तो इनके बीच का ये वाला एंगल बेटा, यहाँ एक एंगल बनेगा जिसको हम कलांतर कहते हैं, और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फाई से। तो इन दोनों तरंगों के बीच का कलांतर क्या है बेटा, फाई है। ठीक है ना। तो हमने परिभाषा यहीं से बना डाली इसकी कि माना जब समान आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चल रही हैं, तब उनके
तब उनके विस्थापन y1 व y2 तथा आयाम a1 व a2 हैं और इनके बीच का कलांतर कितना है बेटा, फाई है। तो ये पहली तरंग है तो इसका मैंने विस्थापन माना है बेटा y1 और इस पहली तरंग का आयाम माना है a1। इसी तरह से दूसरी तरंग का विस्थापन माना है y2 और दूसरी तरंग का आयाम माना है मैंने a2 और दोनों तरंगों के बीच का कलांतर माना है मैंने फाई। तब इसमें पहली तरंग का समीकरण लिखेंगे तो पहली तरंग का समीकरण होता है बेटा y1 बराबर a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और दूसरी तरंग का समीकरण है y2 बराबर बेटा a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है ना, मैंने दूसरी समीकरण के एंगल में प्लस फाई कर दिया क्योंकि दो तरंगें होंगी तभी एंगल बनेगा। ठीक है ना, तो पहली तरंग का समीकरण y1 बराबर a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो गया और दूसरा हो गया y2 बराबर a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाई हो गया। अब यहां पर आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड से हट जा रहा हूं। अब देखें अध्यारोपण के सिद्धांत से हम इन दोनों तरंगों का विस्थापन टोटल निकालेंगे तो टोटल विस्थापन निकलेगा इसका y बराबर y1 प्लस y2। ठीक, अब देखें यहां से अध्यारोपण के सिद्धांत से ठीक है ना, तो यहां पर देखें अध्यारोपण के सिद्धांत से इन दोनों तरंगों का मैंने अलग अलग विस्थापन माना था, पहली का y1 दूसरी का y2। अगर मैं इन दोनों तरंगों का कुल विस्थापन कितना मान लूं बेटा y, इन दोनों तरंगों का कुल विस्थापन कितना मान लूं बेटा y, तो कुल विस्थापन y क्या होगा मेरे पास, y बराबर होगा y1 प्लस y2, y बराबर y1 प्लस y2। अब देखिए y बराबर y1 का समीकरण है a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, इसको उठा के यहां पुट अप करना है तो a1 साइन हो जाएगा अपने पास kx माइनस ओमेगा टी प्लस y2 है अपने पास ये a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाई, ये दूसरा समीकरण है। अब देखें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है बेटा साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है बेटा साइन बी। तो देखो इधर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब यहां साइन बी यानी कि अब इस फॉर्मूले को हमें यहां पे यूज करना है, इस पूरे को टर्म को इतने हिस्से को kx माइनस ओमेगा टी को आप a मान लीजिए और फाई को आप b मान लीजिए। तो यहां पर देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लागू हो रहा है। ठीक है ना बेटा, ये क्या अपने पास फॉर्मूला साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लागू हो रहा है। अब इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम इसे ओपन कर देंगे और जैसे ही हम इसे ओपन करेंगे वैसे ही हमारे पास समीकरण बन के आएगा। देखें क्या आएगा, y बराबर अपने पास है a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बेटा इसको टच नहीं किया मैंने, प्लस अब इसको टच कर रहा हूं a2 है अपने पास। ठीक है ना, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, इसकी जगह मैंने के एक्स माइनस ओमेगा टी को ए माना है, फाइव को बी माना है। तो जब मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट अप करूंगा तो ये बनेगा अपने पास साइन ए, फॉर्मूला में क्या आता है साइन ए कॉस बी, साइन ए का मान है अपने पास के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस बी का मान कितना है फाइव प्लस कॉस ए का मान के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन बी का मान फाइव। ये इस तरह से मैंने यहां पुट अप कर लिया। अब देखो इस ब्रैकेट के आगे a2 मल्टीप्लाई में, तो a2 का मल्टीप्लाई इस पक्ष में भी जाएगा और a2 का मल्टीप्लाई इस पक्ष में भी जाएगा। तो अब ये बन के आएगा y बराबर a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू में है कॉस फाइव प्लस a2 का मल्टीप्लाई इस पद में भी जाएगा बेटा, तो ये बनेगा a2 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू में साइन फाइव, यहां बेटा साइन फाइव है,
साइन फाइव, तो इनटू में आएगा साइन फाइव, इस तरह से। अब देखें यहां पर हमने a2 का मल्टीप्लाई किया। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि इसमें एक घटक बन के आ रहा है और घटक है अपने पास, इसमें हमें घटक क्या मानना है, देखो पहले a2 sin kx माइनस ओमेगा टी, यहां से देखो, और a1 sin kx माइनस ओमेगा टी, यानी इस पद में से और इस पद में से आपको कॉमन नजर आ रहा है। कॉमन क्या नजर आ रहा है बेटा, कॉमन नजर आ रहा है इसमें sin kx माइनस ओमेगा टी, sin kx माइनस ओमेगा टी कॉमन आ रहा है। अब आपके पास यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचेगा, इस जगह sin kx माइनस ओमेगा टी तो कॉमन निकल गया, यहाँ पे बचेगा a1 प्लस, अब यहां से देखो sin kx माइनस ओमेगा टी, यहां से भी कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचा अपने पास a2 और ये cos फाइव, a2 cos फाइव प्लस, अब इधर क्या है बेटा a2 cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू में है साइन फाइव, इतना हो गया। अब देखिए यहां पर आपको a1 प्लस a2 cos फाइव लेट करना है, a1 प्लस a2 cos फाइव r cos थीटा के, ठीक है ना, ये हमने लेट कर लिया। अब इसके बाद a2 sin फाइव दिख रहा है आपको, a2 sin फाइव बराबर होता है बेटा r sin थीटा के, इसको आपको ध्यान रखना है, ये घटक है इसके a1 प्लस a2 cos फाइव, जो आपको यहाँ पर a1 प्लस a2 cos फाइव दिख रहा है ये r cos थीटा के बराबर होता है, और a2 sin फाइव दिख रहा है तो जो a2 sin फाइव है ये r sin थीटा के बराबर होता है। अब हम लोग इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, और हम लोग इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों के घटकों को हम यहाँ पे लागू करेंगे, ठीक है ना, ऊपर वाले समीकरण में, तो y बराबर आएगा अपने पास sin kx माइनस ओमेगा टी, sin kx माइनस ओमेगा टी, ये a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव का मान है r cos थीटा, क्या रखना है यहाँ पर हमें r cos थीटा पुटअप करना है यहाँ पे, ठीक है, तो r को मैं लगा ले रहा हूं आगे, और ये आ गया अपने पास cos थीटा, ठीक है ना, प्लस इसी तरह से a2 cos kx माइनस ओमेगा टी, जो a2 sin फाइव दिख रहा है आपको, a2 sin फाइव का मान रखना है r sin थीटा, तो यहाँ पर कितना है बेटा, यहाँ पर है अपने पास cos kx माइनस ओमेगा टी, और a2 sin फाइव की जगह पुटअप करना है हमें r sin थीटा, तो यहाँ पर r sin थीटा, तो r को दिखा रहा हूं मैं आगे और ये sin थीटा हो गया मेरा पीछे। अब देखो इस पूरे समीकरण में से r आपको कॉमन है, r आपको कॉमन है, तो y बराबर हो जाएगा r कॉमन निकालने पर ये बनेगा sin kx माइनस ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा, प्लस यहां पर बचेगा अपने पास cos kx माइनस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, इतना हो गया। अब इसके अलावा देखो y बराबर यहां पर फॉर्मूला बन के आ रहा है साइन, इसको आप मान लीजिए a, इसको आप मान लीजिए b, तो ये इसमें हो गया a और ये इसमें हो गया थीटा b, तो यहां पर देखो साइन a cos b प्लस cos a साइन b, पहले हमने बेटा साइन a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन करके चले थे, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, अब की बार हमें यही फॉर्मूला बंद कर देना है, क्लोज करना है, तो साइन a इसको हम माने हैं a, यहां तक तो है, हाँ, साइन kx माइनस ओमेगा टी इसको हम माने a और थीटा को हम लोग माने b, तो यहाँ पर भी ये संख्या a और ये थीटा है b, तो यहाँ पर साइन a इंटू कॉज बी प्लस कॉज ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला बन गया अपने पास साइन a प्लस बी का, तो a का मान है kx माइनस ओमेगा टी, फिर आएगा प्लस b का मान है यहाँ पर थीटा, तो ये इस तरह से दोनों समीकरणों का हमारे पास विस्थापन निकल के आ गया, दोनों तरंगों के समीकरणों का विस्थापन आ गया y बराबर r साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस थीटा। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हमें परिणामी आयाम निकालने के लिए दोनों तरंगों का बेटा
टोटल आयाम निकालेंगे। और अभी तक मैंने आपको आयाम ए से रिप्रेजेंट करके बताया और मैंने यहां पर आर लिया है और आर भी अपने पास क्या है बेटा, आयाम है। आर भी क्या है अपने पास, आयाम है यहां पर, ठीक है ना। तो दोनों तरंगों का आयाम निकालने के लिए हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड के दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ देना है, ठीक है ना, जोड़ना है। तो परिणामी आयाम हम यहां पे लिख रहे हैं, परिणामी आयाम आर का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड का वर्ग करके जोड़ने पर, अब देखें समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड का बेटा वर्ग करके जोड़ना है। तो इसके राइट हैंड साइड का, पहले समीकरण के राइट हैंड साइड का वर्ग करेंगे तो आर कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा अपने पास आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब समीकरण सेकंड के राइट हैंड साइड का वर्ग हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हमने क्या बोला, दोनों समीकरणों के वर्ग करके हम क्या करना है, जोड़ना है। तो अब इनके राइट हैंड साइड का हमने वर्ग कर लिया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका राइट हैंड साइड का वर्ग आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इन दोनों को हमें प्लस करना है बराबर। अब आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो a1 प्लस समीकरण फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड a1 प्लस a2 कॉस फाई का वर्ग करेंगे तो ये बनेगा अपने पास a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल वर्ग, ठीक है ना, प्लस हमें समीकरण सेकंड के लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग करना है तो a2 साइन फाई का वर्ग बनेगा a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इतना हो गया। इसके अलावा आप यहां से देखो आर स्क्वायर आपको कॉमन है, आर क्या बेटा, आयाम, और आर स्क्वायर यहां से कॉमन है तो आर स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, आप इसको a मान लीजिए और इस पूरे को आप b मान लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सभी को याद होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो ये बनेगा a1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का मान है a2 cos फाई, तो इसका खोलेंगे तो a2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई, प्लस का आता है 2ab, तो 2 आ गया फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। a और b के मान ये हैं दोनों आपस में, तो a का मान है a1, b का मान है अपने पास a2 cos फाई, इस तरह से इतना हो गया, प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, इतना हो गया। अब देखो बेटा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कितना, 1, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1, 1 का मल्टीप्लाई आर स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर बराबर, इधर देखो बेटा यहाँ पर है अपने पास a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos फाई, और यहाँ पर देखो a2 स्क्वायर साइन फाई, इन दोनों में से हमें a2 स्क्वायर कॉमन है, क्या है, a2 स्क्वायर कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इतना हो गया। इसके अलावा प्लस 2a1 a2 cos फाई, इतना हो गया। अब देखो बेटा आर स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई होता है बेटा 1 के बराबर। अब ये cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई हो गया 1, 1 का गुणा अगर a2 स्क्वायर में करेंगे तो ये आएगा a2 का स्क्वायर प्लस आ गया अपने पास 2a1 a2 cos फाई, ये इतना हो गया। अभी हम इसका आयाम निकाल के लेके आए, आर स्क्वायर बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 और a2 cos फाई। अब इससे आगे देखें कि बेटा परिणामी जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, परिणामी जो तीव्रता होती है आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो यहां पर बेटा ये हो जाएगा, अब अपने पास लिखे दे रहे हैं हम, परिणामी तीव्रता आई आयाम आर के वर्ग के
समानुपाती होती है। ठीक है बेटा, तो परिणामी जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अर्थात ये क्या बनेगा, अर्थात आई प्रोपोर्शनल बनेगा आर का स्क्वायर, यानी तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती, अर्थात आई प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक आपको नेतांक पढ़ाएंगे के, जहां के एक नेतांक है, बाकी का है आर स्क्वायर। अब देखो आई बराबर के आर स्क्वायर, आर का मान निकाल के लाए हम, देखो यहाँ पे आर स्क्वायर का मान निकाल के लाए a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। इसको हम यहाँ पुट अप करेंगे तो ये बनेगा अपने पास ब्रैकेट में a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, इतना हो गया। अब ब्रैकेट से आगे देखो k है, k का मल्टीप्लाई इस पद में भी जाएगा, k का मल्टीप्लाई इस पद में भी और k का मल्टीप्लाई इस पद में भी जाएगा। तो ये आएगा i बराबर के a1 का स्क्वायर प्लस के a2 का स्क्वायर प्लस 2 के a1 a2 cos फाइव, इतना हो गया। इसके अलावा अभी हम आपको बता के गए कि तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो अर्थात यहाँ पर देखो के a1 का स्क्वायर है, यानी कि अब जो कंडीशन लगेगी यहाँ पर, तो तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो a भी आयाम है और मेरा यहाँ पर जो r लिया गया है वो भी आयाम है मेरा, तो a आयाम है। तो अगर मैं के a1 स्क्वायर का फॉर्मूला निकालूंगा तो यहाँ से निकालूंगा तो k बराबर आएगा मेरे पास, प्रपोर्शनल हटा के k बढ़ा रहे हैं एक नेतांक, और कितना हो जाएगा a का स्क्वायर। अब देखो यहीं से पहली तरंग की तीव्रता निकालेंगे तो पहली तरंग के लिए तीव्रता हो जाएगी I1 बराबर k और पहली तरंग का आयाम a1 स्क्वायर, तो ये पहली तरंग के लिए निकाला मैंने। इसी तरह से दूसरी तरंग का निकालेंगे तो ये हो जाएगा इस जगह पे I2 बराबर k और इस जगह हो जाएगा क्या, दूसरी तरंग का आयाम a2 का स्क्वायर। ये इस तरह से मैंने दूसरी तरंग का निकाला है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर के a1 स्क्वायर, के a1 स्क्वायर की जगह हमें पुटअप करना है I1, और देखो के a2 स्क्वायर है तो के a2 स्क्वायर बराबर है I2, तो के a2 स्क्वायर की जगह पुटअप करना है हमें I2। इसी तरह से के a1 a2 जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास के a1 a2 का मान अंडर रूट में आएगा, के a1 और a2 का मान मल्टीप्लाई करने पर अंडर रूट में आएगा I1 और I2, इस तरह से हो जाएगा। अब लगाओ, देखो ये हो जाएगा अपने पास, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखें इधर हमें मान पुटअप करने हैं। अब लगाएं के a1 स्क्वायर की जगह हमें I1, के a1 स्क्वायर I1 के बराबर है, इसकी जगह पुटअप करना है तो ये हो जाएगा I बराबर I1 प्लस के a2 स्क्वायर, तो के a2 स्क्वायर बराबर है I2 के, तो इसकी जगह हमें पुटअप करना है I2 प्लस 2 ये वाला 2 के a1 a2, तो के a1 a2 जब इन दोनों समीकरणों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिलेगा हमें अंडर रूट में I1 और I2 और इनटू में है अपने पास cos फाइव। तो ये परिणामी दोनों तरंगों की परिणामी तीव्रता निकल आई, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 और I2, ये इतना हो गया। इसके अलावा बेटा यहां से निष्कर्ष ये निकला है कि दोनों तरंगों के परिणामी जो तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों के बीच के कलांतर पर निर्भर करती है, ठीक है ना बेटा। जो परिणामी तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों के बीच के कलांतर पर निर्भर करती है, ठीक है ना। कलांतर क्या है यहाँ पर, फाई। तो दोनों दोनों तरंगों की तीव्रता कितनी आई है बेटा, I1 और I2। इन दोनों तरंगों की जो परिणामी तीव्रता होती है वो दोनों तरंगों के बीच के कलांतर पर निर्भर करती है। तो इस बात को आप सभी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद अभी मैंने आपको बताया था इसी वीडियो में कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है बेटा वहां पर होता है समपोषी व्यतिकरण, और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है बेटा वहां पर होता है क्या, विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। तो हम समपोषी और विनाशी दोनों के लिए चलेंगे, ठीक है ना। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए चलेंगे तो ध्यान रहे समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण के लिए चलेंगे, ठीक है ना। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए बेटा cos फाई का मान जो होता है वो +1 होता है, कितना होता है बेटा,
कॉस फाई का मान होता है समकोसी व्यतिकरण के लिए प्लस का 1। अब आप यहां पर देखें कॉस फाई का मान आपको +1 पुटअप करना है। जैसे ही आप कॉस फाई का मान +1 पुटअप करेंगे तो समीकरण बन के आएगा आपके लिए आई मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों लगा रहा हूं बेटा कि समकोसी व्यतिकरण जिस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी वहां पर समकोसी व्यतिकरण होता है, इसलिए मैं इसे आई मैक्सिमम लिख रहा हूं। बराबर में है मेरे पास I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 और इंटू में I2। कॉस फाई का मान कितना लगाया बेटा +1 लगाएंगे, यहाँ +1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे संख्या में तो यही संख्या आएगी। अब इसके अलावा आगे देखें आई मैक्सिमम बराबर, अगर इस I1 का मैं अंडर रूट ले लूं और इसी का मैं वर्ग ले लूं तो संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, इसलिए मैंने इस I1 पर इसका वर्गमूल लिया है और इसी का किया है वर्ग। प्लस इसी तरह से I2 का भी मैं वर्गमूल लूंगा और इसी का कर दूंगा मैं वर्ग। प्लस का कितना है 2 अंडर रूट I1 और I2। अब ध्यान रहे यहाँ आई मैक्सिमम बराबर, अब देखो यहाँ एक फॉर्मूला लग रहा है ए1 का सॉरी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए का मान है अपने पास अंडर रूट I1, बी का मान है अपने पास अंडर रूट I2, तो ये बन जाएगा अब अपने पास अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। ये बन गया तीव्रता के पद में फॉर्मूला। अगर हम इसी फॉर्मूले को आयाम के पद में लिखना चाहें तो फिर कैसे होगा, तो आयाम के पद में ये फॉर्मूला आई मैक्सिमम बराबर ये हो जाएगा A1 प्लस A2 अंडर रूट I1 की जगह A1 है, अंडर रूट I2 की जगह A2 का होल वर्ग हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा, न्यूमेरिकल यहीं से फंसेगा, ठीक है ना, इसी फॉर्मूले से। स्टॉप हो गया बेटा, ये इतना हो गया। अब देखें समकोसी व्यतिकरण के लिए बेटा पथांतर और कलांतर पढ़े। देखें पथांतर क्या होता है और कलांतर क्या होता है। तो समकोसी व्यतिकरण का कलांतर की बात करें तो कलांतर वाली कंडीशन होती है बेटा 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट 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 कहां तक जाएगा बेटा 2n पाई तक, कहां तक जाएगा 2n पाई तक, ठीक है ना। ये इसका कलांतर हो गया 0, 2 पाई, 4 पाई डॉट 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 2n पाई तक। अगर इसके पथांतर की बात करें बेटा तो इसका पथांतर क्या होगा, इसका पथांतर होगा अपने पास 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा डॉट 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 n लैम्डा तक। ये बेटा इसका पथांतर हो गया, ठीक है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद बेटा पढ़ेंगे विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण में आपको बता के गया जिस बिंदु पर तीव्रता न्यूनतम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है। तो यहां पर हेडिंग डालेंगे विनाशी व्यतिकरण, ठीक है ना। और विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई का मान होता है बेटा -1, ठीक है ना। विनाशी व्यतिकरण के लिए cos फाई की कंडीशन क्या होती है बेटा -1। तो अब हम इस cos फाई की जगह माइनस पुटअप करेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा आई मिनिमम, मिनिमम क्यों लिख रहा हूं बेटा MIN मिनिमम, विनाशी यानी कि जिस बिंदु पर तीव्रता कम होती है वहां पर विनाशी व्यतिकरण होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है आई मिनिमम बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 और इंटू cos फाई। cos फाई का मान पुटअप करना है बेटा हमें -1। अब देखें इस -1 का अगर मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये आई मिनिमम बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2, ये प्लस ये माइनस इस प्लस को कर देगा -2 अंडर रूट I1 I2, इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा आई मिनिमम बराबर अगर हम लोग I1 का वर्गमूल लें और इसी का कर दें उसका है तो संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने इस I1 का वर्गमूल लिया है और इसी का कर दिया है वर्ग। प्लस इसी तरह से I2 का वर्गमूल लेंगे और इसी का कर देंगे वर्ग,
ठीक है ना, तो संख्या पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। -2 √I1 और ये हो जाएगा I2। अब देखें यहाँ पर a² + b² -2ab, ये फॉर्मूला बना a - b का होल स्क्वायर, तो इसको आप a मान लीजिए और इसको आप b मान लीजिए, तो ये अपने पास फॉर्मूला बन के आ जाएगा I मिनिमम बराबर √I1 - √I2 का होल वर्ग। ठीक है ना, इस तरह से हो गया, इतना हो गया, ये आ गई तीव्रता निकल के। अगर इसी फॉर्मूले को हम लोग आयाम के पद में लिखना चाहे तो आयाम के पद में हो जाएगा I मिनिमम बराबर √I1 की जगह पुटअप करना है A1 माइनस √I2 की जगह पुटअप करना है A2 का होल वर्ग। ये इतना हो जाएगा इस तरह से। ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा इस तरह से। तो ये आ गई अपने पास तीव्रता विनाशी व्यतिकरण में। ठीक है, अब इसके लिए कलांतर और पथांतर देखेंगे। अब इसका हम कलांतर देखेंगे और पथांतर देखेंगे। ठीक है ना, तो बेटा विनाशी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है, कलांतर जो होता है, इसकी कलांतर की कंडीशन होती है बेटा पाई, 2 पाई, पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट 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 होता है n पाई तक। फिर इसके अलावा इसका पथांतर होता है बेटा इसका λ/2, फिर होता है 3 λ/2, फिर होता है 5 λ/2। इसी तरह से ये डॉट 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 चलेगा 2n-1 λ/2 तक, ये इसका पथांतर होता है। ठीक है ना, विनाशी व्यतिकरण में बेटा कलांतर की कंडीशन होती है पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट 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 n पाई, और इसका पथांतर होता है बेटा λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इसी तरह से डॉट 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 2n-1 λ/2 तक होता है। ठीक है ना, अब हमने यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण ज्ञात किया और विनाशी व्यतिकरण ज्ञात किया। ठीक है ना, इसी पर आपको न्यूमेरिकल बनना है, और न्यूमेरिकल जो बनेगा बेटा वो अनुपात में पूछेगा, I मिनिमम और I मैक्सिमम, यानी कि दोनों का रेशियो पूछेगा। तो अगर हम रेशियो की बात करें तो न्यूमेरिकल पे फॉर्मूला इस तरह से पुटअप करना है, जैसे कि अगर I मैक्सिमम और I मिनिमम में अनुपात पूछेगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा I मैक्सिमम बटे I मिनिमम, I मैक्सिमम A1 प्लस A2, ठीक है ना, A1 प्लस A2 और अपॉन में हो जाएगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। इस पर आपको न्यूमेरिकल फंसता है। थैंक यू। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और प्रत्येक वीडियो हमारी आप इस यूट्यूब चैनल SKL स्टडी माध्यम पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है ना, थैंक यू, धन्यवाद।